मेरे अल्फाज की रुकनत से अंदाजा लगाएं कि मैं लफ्ज ढूंढ रहा हूं कि लोगों के हालात इतने खराब हैं। इंडिया का बढ़ता स्टैचर, कोई भी इकोनॉमिक पैरामीटर उठाइए, इंडिया हैज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। नाज़रीन इकराम, मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। देखो, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, अल्लाह पाक की तरफ से आप भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। मुल्क के हालात देखें, खुदा न खास्ता जो 100% दिवालिया होने का हमारा जनाब जस्टिफिकेशन पैदा हो गई है, कोई मुल्क हमें कर्जा देगा? आपके सामने है कि वो जो भिखारी वजीर आजम जो कहता है कि मैं भीख मांगने तो नहीं आया, पर शक्ल से ही भिखारी लगता हूँ, उसने पाकिस्तान का मजाक ही उड़वाया है। जो मुसलमान होते थे वो नाम चेंज कर दिए हैं, जो रियासतों के, स्टेट्स के, कई सिटीज के। ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि अगर आप हिंदू हो तो यू कैन नॉट शो योर रिलीजन, यू कैन नॉट टॉक अबाउट योर रिलीजन। भाई आप मुसलमान हो तो आपका एक अचकन होगा, आपकी एक टोपी होगी, व्हिच इज एज पर इस्लामिक ट्रेडिशंस, ओके। बट आप हिंदू हो तो आपको जी सेकुलर बन के रहना, आपको आप तो कुर्ता भी नहीं पहन सकते, आप भगवा रंग नहीं पहन सकते, आप कहीं मफलर नहीं पहन सकते, आप टीका नहीं कर सकते। हम देखिए, हमारे कई सारे मुसलमान लीडर हैं, अब भी है, वो कराकोली टोपी एक अचकन पहन के घूमते हैं, ठीक है, उनका एक स्टाइल है, उनकी आजादी, कोई नहीं। बट ये एक रूल इम्पोज किया गया था, भाई हिंदू जो है टू बी मोर सेकुलर देन द सेकुलर, और जो ये जो मुसलमान है वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करे, अपना कल्चर प्रैक्टिस करे। अब मोदी जी जो है वो हिंदू भक्त है, शिव की आरती करते हैं, जहाँ टेम्पलों का इनॉग्रेशन होता है वो भी करते हैं, जहाँ दान दक्षिणा वाली बात है वो भी करते हैं, करना भी चाहिए। और मैं आपको एक बात आपके एक शो में बताई थी मैंने, आपको याद होगा चीमा साहब, और कई बार लोग कहते हैं यार इसका आरओआई क्या है, इसका इसमें एक फायदा क्या होता है। आपको एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, हमारे 1,62,00,000 टूरिस्ट आए कश्मीर में एक साल, ठीक है जी। 3.5 करोड़ आए गोवा में, गोवा इज द नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। काशी कॉरिडोर बनाया हमने, उसमें करीब 900 कुछ करोड़ रुपए लगे थे। लोग कह रहे हैं यार इसका क्या आरओआई है, ये तो अपना रिलीजन प्रपोजिशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, पहली बात है, हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, चलिए उसको भी दरकिनार कर देता हूँ। दूसरा, आपको मैथमेटिकल रीजन देता हूँ, पॉलिटिकल रीजन तो दे दिया। चीमा साहब 10 करोड़ लोग आए वहां, 10 करोड़ लोग, अगर आप एवरेज मान लीजिए 1,000 रुपए एक बंदे पे खर्च हो गया वहां आगे, 1,000 रुपए क्या, केवल 1,000 रुपए, 1,000 इंटू 10 करोड़ करिए, कितने करोड़ होते, इतना करोड़ रेवेन्यू आ गया। आरओआई तो एक महीने में आ गया, मैंने टीवी चैनल पे बोला मैं एक महीने में आरओआई आएगा, 10 करोड़ लोग। और आपको पता वहां चढ़ावा कितना आया? चढ़ावा करीब 30 करोड़ रुपए आया है, केवल डोनेशंस आर ऑफ 30 करोड़ रुपीस। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो भी होता है, हमारी वन ऑफ द सेकंड मोस्ट फेमस प्लेसेस जहां हमने सरदार पटेल का स्टैचू बनाया, नर्मदा डैम के ऊपर। नर्मदा डैम इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस, नंबर 2 नंबर 3 आती है पूरे इंडिया में। और उस एरिया में कुछ नहीं है, बस उसके आसपास सारी इकोनॉमी चलती है। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए भी तरीके होते हैं, इकोनॉमी को चलाने के भी काम होते हैं। इट्स नॉट ओनली कि भाई मैं अपना मजहब का प्रोपोगेशन करता हूँ, एवरीथिंग हैज अ साइंटिफिक रीजन एंड लॉजिक अराउंड इट। हमने इंडियन टेम्पल्स पे बात की थी पीछे, कितने ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स टोटल नेटवर्थ है। तो एवरीथिंग हैज अ सोशियो इकोनॉमिक रीजन, इट इज नॉट ओनली कि भाई आई एम प्रोपोगेटिंग माई रिलीजन। और as a Hindu, he should propagate his religion. He should talk about his religion. We have had Islamic onslaught for 1,000 years. ये भी एक सच्चाई है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। Forced convergence happened there, ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। तैमूर लंग को कोई डिनाई नहीं कर सकता, औरंगजेब को कोई डिनाई नहीं कर सकता। औरंगजेब ने क्या किया सबको पता है। बट अब हम उसमें नहीं जा रहे। हमारा मानना ये चीमा साहब, अगर एक लाइन है, इसको छोटा करना, उसके सामने इतनी बड़ी लाइन खींच दो, इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी लाइन खींच दो, ये खुद ही वकार में छोटी दिखे। We have the right to do that and we are rightfully doing that. We are not apologetic about it at all. फिच, मूडीज और दीगर आलमी इक़्तिसादी इदारे हमारी मईशत की जो रेटिंग है उसको कम कर रहे हैं। आए रोज़ मौशी माहिरीन ये ख़दशात ज़ाहिर करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है। तहरीक इंसाफ भी ये बयानिया बना रही है। सिर्फ यही नहीं, मौजूदा हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी अपनी ही हुकूमत पर एतराज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और मौजूदा मुल्की मईशत की रफ्तार और हालात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है वो अपने ही साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना से पिछले 7 महीनों का हिसाब और जवाब मांग रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 7 अरब डॉलर की सतह तक नीचे गिर गए हैं और आइंदा साल जून में पाकिस्तान ने कर्ज़ की अदायगियाँ भी करनी हैं। और अगर IMF से कर्ज़े की किस्त नहीं मिलती तो हालात मज़ीद मुश्किल
हो जाएंगे। लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ये कह रहे हैं कि अगर IMF नहीं भी देता उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो मुतमईन है कि ना तो हम डिफ़ॉल्ट करेंगे और ना ही मईशत इस हद तक नीचे गिरेगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना का इत्मीनान उस वक्त भी हमें नज़र आया जब वो कहते हुए नज़र आए कि IMF की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है, हम खुद ही अरेंज कर लेंगे। नाज़रीन, IMF कर्ज़ के अलावा एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जिसके बगैर जो है वो आपके जो हमसाया मुल्क हैं वो भी कर्ज़े नहीं देते, या देते हैं तो ठीक ठाक इस पर इंटरेस्ट लेते हैं। तो सवाल ये है कि मोहतरम वज़ीर ख़जाना के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाने से IMF के बगैर ही सारे बंदोबस्त हो जाएंगे। पाकिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ पर अगर हम नज़र डालें तो स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है, जो ट्रेड डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। सारे मौशी मसाइल और अलार्मिंग फिगर्स होने के बावजूद हुकूमती जो है वो लोग जो हैं वो मुतमईन हैं। हुकूमत पेट्रोलियम प्राइसेस पर IMF से लड़ने का इरादा तो रखती है लेकिन कीमतें बढ़ाना भी नहीं चाहती है, जो जायज़ बात है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस पहले ही महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह बने हुए हैं। फिर ऐसे में क्या IMF मान जाएगा? और फिर ऐसे में जब डार साहब कह रहे हैं कि उन्हें आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है IMF की। शादिया, दो चीज़ें हैं, एक तो IMF का आपने जिक्र किया लेकिन आपने डिफ़ॉल्ट का और दिवालियापन का बार बार अपने इब्तिदाइये में जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कुछ वजाहत करना ज़रूरी है, बेशतर इससे कि मैं IMF के ऊपर आऊँ। देखिए, डिफ़ॉल्ट मुल्क उस वक्त करता है जब वो अपने किसी कमर्शियल डेट की या बॉन्ड की पेमेंट ना कर पाए। पाकिस्तान में कैटेगोरिकली ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में जाने का अभी किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, और उसकी वजह ये है कि हमारे ऊपर जो टोटल बैरूनी कर्जाजात हैं वो तकरीबन 130 या 135 अरब डॉलर के हैं, और उसमें से सिर्फ 9 बिलियन डॉलर के कर्जाजात ऐसे हैं जो हमने बॉन्ड की शक्ल में ले रखे हैं। एक बॉन्ड मैच्योर हो रहा है दिसंबर की 5 तारीख को, और उसकी मुकम्मल पेमेंट जो है वो हुकूमत मुख्तस कर चुकी है। उसमें किसी किस्म का कोई डिफ़ॉल्ट मुतवक्के नहीं है, वो पेमेंट फुल हो जाएगी, प्रिंसिपल की भी और इंटरेस्ट की भी। उसके बाद सन 2023 के अंदर जो कैलेंडर ईयर है, कोई भी पाकिस्तान का बॉन्ड जो है वो मैच्योर नहीं हो रहा। तो अगर बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कोई डिफ़ॉल्ट भी होने वाला नहीं है। जो नेक्स्ट पेमेंट ड्यू हो रही है बॉन्ड की मद में, वो 15 अप्रैल सन 2024 को नेक्स्ट बॉन्ड जो है वो मैच्योर होगा $1 बिलियन का। तो ये तो पक्की बात है कि अगले 16 महीने बॉन्ड्स के हवाले से किसी किस्म का कोई डिफ़ॉल्ट होने नहीं चला, ये बात तय कर लें। जो मल्टीलैटरल होते हैं, यानी कि IMF से कर्जा आता है, जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा आता है, उनमें डिफ़ॉल्ट नहीं होता। वो यूजुअली जिसको हम कहते हैं रीस्केजुलिंग, यानी कि उसकी एक तारीख का तयन कर लिया जाता है, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं होता। डिफ़ॉल्ट सिर्फ बॉन्ड की शक्ल में होता है, और बॉन्ड जो है वो मैंने जैसे कहा कि 2024 से पहले पाकिस्तान का कोई बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा, तो डिफ़ॉल्ट नहीं होने चला, ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता सकता हूँ।